बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू फिज़िक्स लाइव। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इस चैप्टर नंबर 1 की। और एक्सरसाइज में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने ड्यूरिंग लेक्चर कर ली हैं, तो वो हम इस लेक्चर के अंदर नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर गाइड कर दूंगा कि वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कौन से वाले टॉपिक पर या कौन सी वीडियो लेक्चर में जाकर आप सुन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है विच इज़ 1.2। आपकी बुक में नंबरिंग में 1.2 आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। और इस शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है डिफरेंस बताना है आपने बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी का, और इसके 3 एग्जांपल्स देनी है। सो ये हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज़, उसके अंदर हम लोगों ने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ को जब पढ़ा था, इसके दरमियान में तफसील से हम लोगों ने एक डिफरेंस अपार्ट किया था और 5 पॉइंट्स लिखे थे। जिन बच्चों ने वो लेक्चर सुना हुआ है उनको आइडिया हो रहा होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो आप पहले जाके वो वाला लेक्चर सुन ले, टॉपिक 1.2, आपको इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली 1.3 भी हम लोगों ने किया हुआ है, ये भी आपको इसी टॉपिक में मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये बड़ा बेसिक्स है तो मैं यहीं पर करवा देता हूँ। आप लोगों ने एक टेबल याद किया हुआ बेस क्वान्टिटीज़ का। वो कह रहा है बेस क्वान्टिटीज़ का टेबल जो आपने याद किया हुआ है उसके अंदर बेस यूनिट्स आ रहे थे। कह रहा है वो बेस यूनिट्स क्या, इस 1.3 में ये कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं, उसमें ये कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है इसमें से बताओ कौन से बेस यूनिट्स हैं और कौन से डिराइव्ड यूनिट्स हैं। सो मैंने बताया है कि आप लोगों ने टेबल कौन सा यूज़ करना है, 1.1 एंड 1.2। अगर आप 1.1 एंड 1.2 देखेंगे तो 1.1 किस पर है, बेस क्वांटिटीज़ पर, एंड 1.3 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पर। आप लोगों ने टेबल्स में जाकर सिर्फ ये देखना है कि क्या ये यूनिट्स वहाँ पर कौन से टेबल में आ रहे हैं। सो अगर आप टेबल 1.1 ऑब्जर्व करोगे तो किलोग्राम, मोल, एम्पियर, केल्विन और मीटर, ये तमाम तर कौन से टेबल में आएंगे, टेबल 1.1 में आएंगे। और ये टेबल कौन सा होगा, बेस क्वांटिटी का टेबल होगा। कौन सा टेबल होगा, बेस क्वांटिटी का। मैं शॉर्ट में बी क्यों लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने हमेशा से मैं बात कर चुका हूँ कि शॉर्ट में कभी भी बेस क्वांटिटी नहीं लिखना। आप लोगों ने सिंपल इसका आंसर क्या लिखना है कि इन दिस क्वेश्चन किलोग्राम, मोल, एम्पियर, केल्विन एंड मीटर आर बेस क्वांटिटी, आर बेस यूनिट्स, आर बेस यूनिट्स। तो आंसर कंप्लीट हो गया हमारे पास। सिमिलरली ऊपर जो लिखी हुई सारी की सारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, तो आप लोगों ने लिख देना कि जाउल, न्यूटन, हर्ट्ज, कूलम एंड वॉट, दीज ऑल आर डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये आपका 1.3 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 1.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी पूरी एक्सरसाइज में, आपने इसको ध्यान से सुनना है। वो कह रहा है कि 1.4 में उसने स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स एंड वर्क दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि बताएं इसके अंदर जो स्पीड है ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। अगर ये डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसका बेस क्वांटिटी इसके अंदर होगी, तो वो बताएं कि कौन सी बेस क्वांटिटी है। मतलब बड़ा आसान सवाल है, उसने सवाल के अंदर मेंशन कर दिया कि स्पीड क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। अगर स्पीड डिराइव क्वांटिटी है तो फिर इसके अंदर क्या होगा, बेस क्वांटिटी लाजमी आ रही होगी। टॉपिक 1.2 में हम लोगों ने कैसे किया था वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाया गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि टॉपिक 1.2 अगर आपने सुना हुआ है तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगेन हम लोगों ने क्या लिखना होता है, फार्मूला लिखना होता है। स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड का फार्मूला लिख लिया। नाउ पुट यूनिट्स इन अबव फार्मूला। तो इस फार्मूला में क्या पुट करेंगे, यूनिट्स को पुट करेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का सेकंड। फिर लिखेंगे हेयर मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। हमें पता है बेस क्वांटिटी के टेबल में जो मीटर है वो किसकी यूनिट है, लेंथ की है। एंड सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो देखो यहाँ पे लेंथ और टाइम ये क्या है, बेस क्वांटिटीज हैं। ये क्या है, बेस क्वांटिटीज है। तो लिख देंगे देयरफॉर द इन्वॉल्व बेस क्वांटिटीज इन स्पीड, के स्पीड के अंदर जो इन्वॉल्व होने वाली बेस क्वांटिटीज हैं वो कौन सी है, लेंथ एंड टाइम। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलर स्टेप्स पे आपने दूसरा पार्ट करना है। तो मेरे पास तो यहाँ पे ऑप्शन है, मैं यहाँ से मिटा के कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से बोर्ड को रेस करूँगा और रेस करके मैं सिंपल सी अपनी इसको इजी कर दूंगा। तो मैं यहाँ से फार्मूला डाल रहा हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें मुझे नहीं रिक्वायर्ड है वो चीज़ें मैं आपके साथ साथ काटता जाऊँगा। तो मैं सेकेंड पार्ट करवा रहा हूँ वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। L stands for length, W stands for width and H stands for height. Now again put unit in above formula. तो ऊपर वाले फार्मूला में अगर यूनिट पुट करेंगे तो यूनिट पुट करने से क्या होगा, सिंपल सा रूल है हमारे पास। लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, हम मीटर में मेजर करते हैं। सिमिलरली विड्थ भी किसी चीज़ की हम लोग
विड्थ कहते हैं चौड़ाई को, चौड़ाई भी हम किसी चीज़ की मीटर में मेजर करते हैं एंड हाइट भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास डस्टर है, मुझे इस डस्टर की ये क्या है, इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या है, विड्थ है, और ये इसकी क्या है, हाइट है। मतलब लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अगर मुझे किसी चीज़ की लेंथ, विड्थ एंड हाइट मिल जाती है तो वो क्या है, उसका वॉल्यूम है। अब आप देख रहे हैं तीनों m आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिस सेम, पावर्स ऐड, तो इसकी बेस सेम है तो एक हो जाएगा m कॉमन, और सबकी पावर है 1 1 1, तो 1 1 1 ऐड होकर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ मीटर आ रहा है। सो आप ये वाली लाइन कट कर देंगे, ये वाली लाइन आप लोगों ने अब नहीं लिखनी, आपने क्या लिखनी है, हेयर मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, देयरफॉर द इन्वॉल्व्ड बेस क्वांटिटी इन किसमें, स्पीड की बजाय लिखेंगे वॉल्यूम, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सो क्या लिखेंगे, द इन्वॉल्व्ड बेस क्वांटिटीज इन वॉल्यूम आर लेंथ ओनली। ये आप सारा काट देंगे, इन लेंथ ओनली। और ये जो आपकी लास्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन भी आप लोगों ने नहीं लिखनी है, मैं इस पर क्रॉस लगा रहा हूं। अब बाकी आप लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करके रिवाइज करना है। ओके, नाउ हम लोग मूव करते हैं फोर्स के ऊपर। फोर्स के बारे में भी ये बातें यही करेंगे हम लोग। अगेन मैं ये सारा रेस कर रहा हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आप लोगों ने स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख लेना है। चले अब हम यहाँ पे बाकी बातें करते हैं शुरू। ओके, सो अब हम किसी बात करें, फोर्स की बात करें। फोर्स बेटा याद रखना है कि न्यूटन का सेकंड लॉ है। फोर्स क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ। मैंने इसके बारे में प्रीफिक्स एक करवानी थी एग्जांपल ड्राइव क्वांटिटीज में, लेकिन मैंने करवाई नहीं थी। मैंने इसलिए नहीं करवाई फिर ये सोच करके कि ये दोबारा से होगी तो हम यहीं पे कर लेंगे, बेहतर होगा। सो फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का फार्मूला क्या है, मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ये हमारे पास क्या है, फोर्स का फार्मूला है। ठीक है, पुटिंग यूनिट इन अबव फार्मूला, कि पुट कर रहे हैं यूनिट्स हम किस में, ऊपर वाले फार्मूला में। तो फोर्स का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एफ। जो मैस है इसका यूनिट पुट किया किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे लिखना है कि ये किलोग्राम, ये क्या है, मैस है। सो क्या लिखेंगे, हेयर केजी लिखते हैं, यहाँ पे केजी इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ मैस, ये एक मैस का यूनिट है। देन हम किसी बात करेंगे इस m की, ये m क्या है, मीटर, तो लिखेंगे हेयर मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। और इसके अंदर सेकंड क्या है, सेकंड है यूनिट ऑफ टाइम। सो तीनों की तीनों जो यूनिट्स थी हमने बता दी, इस यूनिट्स में बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं। लास्ट लाइन लिखेंगे देयरफॉर द इन्वॉल्व्ड बेस क्वांटिटीज इन फोर्स आर, कि फोर्स के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज यूज हो रही थी, मैस, लेंथ और टाइम यूज हो रहा था, जो कि अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। डी पार्ट के अंदर आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि वर्क किसका के बारे में आपसे पूछ रहा है कि वर्क में बताएं बेस क्वांटिटी कौन सी है। तो वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल आप इसको याद कर लें कि यही इसका फार्मूला है। चैप्टर नंबर 6 में ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम चैप्टर 1 पर हैं तो सिर्फ आपको इस वक्त ये याद करना पड़ेगा। तो फोर्स आप हमने क्या पुट करना है, यूनिट, क्योंकि लिखा है पुट यूनिट्स इन अबव फार्मूला, तो ये ऊपर वाला ये फार्मूला है, इसमें क्या पुट करेंगे, यूनिट्स। फोर्स का भी हमने यूनिट निकाला है विच इज kg/-2, तो सिंपल फोर्स की जगह क्या पुट कर दिया, kg/-2। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। अगेन यहाँ पे 2 मीटर आ रहे हैं और दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। यहाँ भी मीटर की पावर 1 है, यहाँ भी मीटर की पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। सो kg/m²s-2 इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगेन इसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि कौन सी बेस क्वांटिटीज हैं। तो अगेन kg किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ मैस। सो लिख देंगे अगेन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आप लोगों ने लिखनी है कि हेयर kg इज द यूनिट ऑफ मैस। M stands for meter, so meter is the unit of length. Then S है second is the unit of time. So आप लोगों ने तीनों के बारे में लिख के एंड में लिख दिया therefore involves base quantities in work, क्योंकि अब हम वर्क की बात कर रहे हैं। in work are क्या क्या है, mass है, length है, time है, ये लिखी हुई यहाँ पर। So इस तरह से ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.5 फेडरल बोर्ड में बहुत बार रिपीट हो चुका है। सवाल ये कि आप अपनी एज को सेकंड के अंदर बताएं कि आपकी एज जो है वो सेकंड में कितनी है। सो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं आपकी एज इस वक्त क्या है, 13 ईयर्स है।
सो आप क्या करेंगे, आपको पता है 13 ईयर्स आपकी एज है, आपने ईयर से किसके अंदर आना है, डेज के अंदर आना है। तो पहले ईयर से अंदर किसके अंदर आएंगे हम लोग, डेज के अंदर आएंगे। तो एक ईयर के अंदर, एक साल के अंदर कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। देखो अगर यहाँ से मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लेफ्ट साइड पर 13 से मल्टीप्लाई किया है इज इक्वल टू की, तो फिर राइट साइड पे भी 13 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो यही किया मैंने, यहाँ पे 1 ईयर था, इसको मल्टीप्लाई किया 13 से। अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई 13 से किया तो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर भी मल्टीप्लाई करूंगा 13 से, तो 365 डेज को मल्टीप्लाई करूंगा 13 से। तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा ईयर से सब कितने ईयर हो जाएंगे, 13 ईयर्स हो जाएंगे। और जब ये 13 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4745 डेज आ जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि 13 साल के अंदर, मतलब जो आपके 13 साल उम्र है इसके अंदर आपने कितने दिन गुजारे हैं, 1445 डेज। अब हमने डेज से आना है सेकंड में। अब हमने एक दिन के अंदर सेकंड काउंट करने हैं, कितने होते हैं, बड़ा आसान है। एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं, 24। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। बेसिक सी बात है। इसका आसान मैंने हल कर निकाला हुआ कि जब भी आपको डेज से किस में जाना हो, सेकंड में जाना हो, आप करेंगे आवर को मिनट से मल्टीप्लाई कर दें एंड मिनट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बड़ा ही इजीली आप इसकी कन्वर्जन कर लेंगे। जब भी आपने डेज से सेकंड में जाना होगा तो डेज से सेकंड में जाने के लिए आवर को मिनट से एंड मिनट को सेकंड से आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर किस डे की बात कर रहे हैं, हम एक दिन की बात कर रहे हैं कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने आवर है, 24 मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 क्या है, मिनट, एंड सेकंड भी कितने हैं, 60। जब ये तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आ रहा होगा, सेकंड्स में आ रहा होगा। तो जब इसको तमाम टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने सेकंड्स बन जाएंगे, 8640 सेकंड्स। और बहुत बार ये फेडरल बोर्ड का एमसीक्यू भी आ चुका है कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। सो आप लोगों को पता चल गया एक दिन में 8400 सेकंड होते हैं, या 86400 सेकंड्स आपके पास एक दिन में होते हैं। इजी है। अब हमें कितने डेज थे हमारे पास, 475। अगेन 1 डे के साथ अगर मैं 475 मल्टीप्लाई करूं तो इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर भी क्या करूंगा, 475 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसी बॉक्स के अंदर यहां भी मैंने 475 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी 475 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया है, क्योंकि ये एक दिन के सेकंड है। हमें कितने दिन के सेकंड चाहिए, 4745 डेज के, मतलब हमें कुछ इतने डेज के सेकंड चाहिए। एक दिन के अगर इतने हैं तो 4745 डेज से कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल 8640 से मल्टीप्लाई किया तो इतने कुछ हमारे पास सेकंड्स आ गए। तो ये आपकी एज है किसके अंदर, सेकंड के अंदर। और ये कितनी एज के हमने एस्टिमेट किया है, 13 ईयर्स की एज का एस्टिमेट हम लोगों ने बनाया है। सो ये आज के बाद आप लोगों ने मेमोराइज कर लेना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत बार फेडरल बोर्ड में रिपीट भी हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.6 पर। 1.6 में पूछ रहा है कि रोल ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, कि साइंस के डेवलपमेंट के लिए सिस्टम इंटरनेशनल ने क्या रोल प्ले किया था। बहुत आसान है, हम लोगों ने इस टॉपिक में बहुत डिटेल में बात की है टॉपिक 1.3 में। सो आप लोगों ने वहां से इसका आंसर कैच कर लेना है, यहां पर हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे। देन मूव करते हैं 1.12 पर। 1.12 शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरह से डिफाइन करेंगे, व्हाट इज मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर। हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर बड़ी डिटेल में बात की और हमने कहा था कि तमाम एक्यूरेटली नॉन डिजिट और जो राइट सबसे ज्यादा राइट साइड पर मतलब कि आखिरी जो डिजिट आ रहा होगा उसको फर्स्ट डाउटफुल डिजिट बोलेंगे। अभी हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में द एक्यूरेटली नॉन डिजिट, कि जो इसके बारे में आपको कंफर्म पता हो वो वाले, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और पहला डाउटफुल डिजिट क्या कहलाएगा, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने एक मेजरमेंट ली हुई है, मैंने आपको पेट रूल बताया था कि जो भी नंबर लेफ्ट साइड पर जो भी नंबर राइट साइड पर आखिरी लिखा हुआ, तो अगर देखें यहां से मूव करें तो आखिरी साइड, ये राइट साइड है ना, ये राइट साइड है, तो इस राइट साइड पे आखिरी नंबर ये वाला है। मतलब कि अगर आप अपने हाथ से ऑब्जर्व करें ये राइट साइड है, तो राइट साइड पे ये वाला नंबर आ रहा है ना, तो जो भी राइट साइड पे नंबर आ रहा होगा वो पहला क्या कहलाएगा, डाउटफुल डिजिट कहलाएगा। सो 18.4 क्या कहलाएंगे, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स कहलाएंगे, और इसमें 2 क्या कहलाएगा, डाउटफुल, और ये पहला डाउटफुल डिजिट कहलाएगा। बहुत डिटेल में बात हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर बात करके उस टॉपिक की बेइज्जती नहीं करना चाहता हूं मैं, क्योंकि बहुत डिटेल में बात है, यहां पर जस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो आज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.13। इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है
कह रहा है कि अगर आपके पास किसी भी रीडिंग में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज़्यादा होती जा रही हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी रीडिंग क्या होती जा रही है, आपकी रीडिंग में क्या चीज़ आप नोटिस करेंगे। याद करें लेक्चर नंबर 1.7 में जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर के नाम से, मैंने आपको क्या बताया था, जितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज़्यादा होंगी उतने ही ज़्यादा हम अपनी जो वैल्यू है, मेजरमेंट है, उसकी एक्यूरेसी बता सकेंगे कि कितनी ज़्यादा वो एक्यूरेट आ रही है या कितनी वो प्रिसाइज होती जा रही है, कितनी वो सही होती जा रही है। सो सिंपल लाइंस लिख रहे हैं यहाँ पर हम, ग्रेटर द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में जितनी सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगी मेजरमेंट विल बी मोर प्रिसाइज, मेजरमेंट उतनी ही प्रिसाइज होती जाएगी, एंड वॉइस वर्सा, मतलब इसका उलट भी हो सकता है, कम होंगी तो कम प्रिसाइज होगी, मतलब लेस प्रिसाइज बोलेंगे। ये सिंबल हमारे पास कौन सा है, ये सच डैट का सिंबल है या डैट इज भी बोलते हैं इसको। तो लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द प्रिसीजन, क्या मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उतनी ज्यादा प्रिसीजन आएगी, मतलब उतना ही रिजल्ट हमारे पास, उतनी मेजरमेंट हमारे पास सही आ रही होगी। ये सिंबल है, ये डायरेक्ट रिलेशन का सिंबल है। डायरेक्ट रिलेशन का सिंबल मतलब ये होता है कि जितना चेंज किसी एक जगह पे आएगा उतना ही चेंज दूसरी जगह पे भी आएगा। तो जितना चेंज इस साइड पर आ रहा होगा लेफ्ट साइड पर, उतना ही चेंज राइट साइड पर भी आएगा। जितनी मेजरमेंट, जितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ज्यादा होती जाएगी, मैं हाथ ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, ज्यादा हो रही है, जितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगी उतनी ही प्रिसीजन भी ज्यादा होगी, क्योंकि इसके दरमियान में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। सो ये हमारा टॉपिक था, हम लोगों ने यहाँ पर इसको वाइंड अप कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।